हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्ट पे। मैं हूँ आर के सिंह। तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया एंड बहुत ही खास सब्जेक्ट, दैट इज़ फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो दोस्तों इस सब्जेक्ट को हम लोग FEEE के नाम से भी जानते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसी नाम से पुकारते हैं क्योंकि सब्जेक्ट का नाम बहुत लंबा है ना, तो हम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं ज़्यादातर। नाम सुन के आपको सब्जेक्ट जो है काफ़ी खतरनाक लगता होगा, काफ़ी खतरनाक लगता होगा आपको, लेकिन एक्चुअली ऐसा है नहीं। सब्जेक्ट का नाम ही लंबा है, सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इजी है। तो जिन लोगों को समझ में नहीं आता, जिन लोगों के दिमाग में ये घुस गया है कि सब्जेक्ट बहुत ही हार्ड है, ठीक है, सब्जेक्ट जो है बहुत ही हार्ड है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसको किसी भी तरह पास हो जाए बस, तो ये सोच बिल्कुल दिमाग से हटा लीजिए, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे कुछ नया मेथड ट्राई करने वाले हैं। सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करके हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि सारे कंसेप्ट हमारे दिमाग के आगे खुल जाए एंड फटाफट से दिमाग में जो है सेट हो जाए चीज़ें। तो इसी तरह से हम लोग कोशिश करेंगे एंड आपको सिर्फ करना ये है कि आपको सारे क्लासेस बिल्कुल बारीकी से देखना है, थोड़ा सा लगन, थोड़ा सा फोकस, ओके, थोड़ा सा मेहनत करिए बस। एंड क्लासेस देखने के बाद आपके मन में जो भी फीलिंग्स आता है वो आप लोग डेफिनेटली बताना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास, लेकिन उसके पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इस सब्जेक्ट में हम लोग किस तरह की चीज़ें पढ़ेंगे, किस तरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट का नाम फिर से सुनना होगा। सब्जेक्ट का नाम क्या है भाई? फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बस, जिसका छोटा नाम क्या है? FEEE। F फॉर फंडामेंटल्स, ये पहला E फॉर इलेक्ट्रिकल, दूसरा E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड तीसरा E फॉर इंजीनियरिंग। तो शॉर्ट फॉर्म हो गया FEEE, ठीक है। बस अब नाम से क्या पता चल रहा है हमें? देखो, फंडामेंटल्स का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब है मौलिक, मतलब बेसिक चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें। किसी भी चीज़ को सीखने से पहले उसके बेस को पहचानना पड़ता है, ठीक है, बेस को पहचानना पड़ता है। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आज हम लोग ये जो यहाँ पे लिखा है इसको पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? इसको पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग बचपन में ABCD नहीं सीखते, वर्ड फॉर्मेशन नहीं सीखते, वर्ड को उच्चारण करना नहीं सीखते, तो क्या हम लोग आज इसको पढ़ पाते? बोलो, पढ़ पाते? तो हम लोग आज इंग्लिश जो है पढ़ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं, उसका वजह क्या है? बोलो, हम लोग बेसिक चीज़ों को सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो वैसा ही है, अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग को आगे पढ़ना है, समझना है, तो उसके कुछ बेसिक चीज़ों को हमें पहले सीखना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक चीज़ों को सीखना पड़ेगा। एंड वही बेसिक चीज़ें इस सब्जेक्ट में हैं। इस सब्जेक्ट में हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे, बिल्कुल शुरुआती चीज़ों को पढ़ेंगे, जिसको पढ़े बिना हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सब्जेक्ट। ये तो समझ में आ गया किस तरह के टॉपिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। अब कोई बंदा अगर यहाँ पे सिविल का है तो वो बोलेगा, सर इसका क्या काम है हमारे सिविल में? सिविल में तो फिर वही मिट्टी, फिर सीमेंट, कंक्रीट, इसका क्या काम है? देखो बच्चा, काम है, ठीक है, इसीलिए पढ़ाया जा रहा है। थोड़ा बहुत बेसिक कंसेप्ट तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग के एक स्टूडेंट हैं। इंजीनियरिंग में बहुत सारे ब्रांचेस है, मतलब सभी ब्रांचेस क्या हो गया? आस पड़ोसी हो गया। मैं सिविल से हूँ, ठीक है, मैं खुद सिविल से हूँ, मेरे बगल में जो है वो मैकेनिकल का है, इधर जो है वो IT का है, उधर आगे जो है वो इलेक्ट्रिकल का हो गया, पीछे जो खड़ा है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का हो गया। तो सब हम लोग क्या हो गए? पड़ोसी हो गए, ठीक है, सब हम लोग क्या हो गए? एक दूसरे के पड़ोसी हो गए। तो पड़ोसी को अगर
थोड़ा बहुत नहीं जानेंगे, उसके जान पहचान, उसके नाम, उसका एड्रेस, क्या कर रहा है क्या नहीं करता है, तो ये बेसिक चीज़ें जो हमें पता नहीं होगा तो फिर वो पड़ोसी कैसे कहलाएगा बोलो, उसके साथ हम लोग कम्युनिकेट कैसे कर पाएंगे, पता तो होना चाहिए ना। तो वैसा ही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको जो भी सिखाया जा रहा है सब कुछ का एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है, सब कुछ का एक इम्पोर्टेंस है। सिविल में हो, मैकेनिकल पे हो, आईटी में हो, चाहे कुछ भी ब्रांचेस पे हो, थोड़ा बहुत बाकी ब्रांचेस के नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। एक ही ब्रांच को लेके आप आगे नहीं चल सकते, इंजीनियरिंग एक दूसरे ब्रांच के साथ रिलेटेड है, रिलेटेड, दे ऑल द ब्रांचेस आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो आपको सभी ब्रांचेस के कंसेप्ट थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, क्लास को लेके चलते हैं आगे। एंड इस सब्जेक्ट का जो पहला यूनिट है बॉस वो क्या है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, ठीक है, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे इस यूनिट में, ठीक है, कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, कुछ बेसिक टर्म्स हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे एंड कुछ कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ज़्यादा कंपोनेंट्स हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन जो भी है अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि दिमाग में एक बार में ही घुस जाए। ओके, तो आप लोग भी नोट बनाने के लिए रेडी हो जाइए, कॉपी पेन निकाल के रखिए, जब भी क्लास देखेंगे कॉपी पेन साथ में रहना चाहिए, जो भी लिखा होगा आप वो लिखेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। आपके पास किताब है फिर भी आप नोट लिखेंगे, किताब से भी पढ़ेंगे, नोट से भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जितना पढ़ेंगे उतना ही फायदा है आपको। चलो तो चैप्टर क्या है हमारा, ओवर व्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये दोनों क्या क्या काम करता है, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे दो ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो दोनों ब्रांचेस का कंसेप्ट जो है हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक ब्रांच है जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जेनरेशन के बारे में, किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जेनरेट किया जाता है, ओके, एंड उसको ट्रांसमिट कैसे किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह, उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है, घर घर में जो डिस्ट्रीब्यूट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद स्टोर कैसे किया जाता है, उसको रखा जाता है कैसे फ्यूचर के लिए, किस तरह से उसको सेव करके रखा जाता है। फिर कन्वर्सन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग किस तरह से, किस उपाय से दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं एनर्जी के बहुत सारे रूप है भाई, एनर्जी के बहुत सारे रूप है। एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। पता है ना, ये सब चीज़ें फिजिक्स में पढ़े हैं भाई। तो हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे स्टोर करते हैं एंड उसका कन्वर्सन कैसे करते हैं, ये सभी चीज़ें जिस ब्रांच में हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, अप्लाई करते हैं, उसी ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, उसी ब्रांच को कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं भाई, उसके बाद और भी डिस्कस करेंगे। फटाफट से डेफिनेशन लिखो, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, ये वो ब्रांच है इंजीनियरिंग का which deals with the generation, ठीक है, जेनरेशन का मतलब यहाँ पे क्या है भाई, जेनरेट करना, टू क्रिएट, ठीक है, टू क्रिएट
ओके, विद द जेनरेशन, ट्रांसमिशन के जगह पे आप लोग स्लैश में डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन, फिर स्टोरेज एंड क्या बोलो, कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, ठीक है। बस इज कॉल्ड, कॉमा लगा दो यहां पे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। एक छोटा मोटा डेफिनेशन हो गया। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, वो ब्रांच, इंजीनियरिंग का वो ब्रांच जो क्या करता है, जेनरेशन, ठीक है, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज, सेव करके रखना, फिर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और पावर, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करना। ये सभी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं इंजीनियरिंग के जिस ब्रांच में, उस ब्रांच को हम लोग कहते हैं इंजीनियरिंग। तो अब बात करते हैं एक एक करके, जैसे कि जेनरेशन, पावर का जेनरेशन कैसे करते हैं। हम लोग जानते हैं एनर्जी को क्रिएट नहीं करा जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं करा जा सकता। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, दूसरे एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि बैटरी की मदद हम लोग अगर लेंगे तो वो होगा केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जनरेटर जो होता है, ठीक है ना, जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा ना, मशीन के सहारे डायनामो को घुमाया जाता है, तो वो जनरेटर होता है, बेसिकली फंक्शन में यूज़ किया जाता है। कोई भी शादी हो, ठीक है, कोई भी और दूसरे फंक्शन हो तो जनरेटर वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जब पावर कट होता है तब जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है। तो जनरेटर में क्या होता है कि एक मशीन होता है जहाँ पे हम लोग डीजल या फिर पेट्रोल के मदद से मशीन को चलाते हैं, एंड मशीन जो है वो डायनामो को घुमाता है। मतलब मशीन क्या दे रहा है डायनामो को, मैकेनिकल एनर्जी, एंड डायनामोटर जो है वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे कन्वर्ट करता है, क्यों कन्वर्ट होता है, ठीक है, वो सभी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे ही पढ़ने वाले हैं। जनरेटर के बारे में, मोटर के बारे में, सब कुछ हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, तो आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन के जो पोल्स है देख पा रहे हैं, 3-4 तार, ठीक है, और बड़े बड़े पोल भी है, दूर दूर तक ले जाया जाता है। तो उस तार के मदद से एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जाता है। ये काम किसका है भाई, ये काम सिविल इंजीनियर का है? नहीं है। ये काम क्या मैकेनिकल इंजीनियर का? नहीं है। ये काम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इसको देखता है, उसके देखभाल में ये काम होता है। फिर उसके बाद स्टोरेज, आप लोगों ने इन्वर्टर तो देखा ही होगा, पावर बैंक्स तो देखा ही होगा, तो पावर बैंक भी जो है स्टोरेज का काम करता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लार्ज रूप में, बहुत ज़्यादा अमाउंट पे हमें सेव करके रखना है, ठीक है, तो वो भी देखता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। फिर कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट कर देना, दूसरे रूप का कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने हीटर देखा होगा, हीटर क्या होता है, हीटर में हम लोग देते हैं क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्विच ऑन किया, हीटर से क्या हीट निकलना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी घुस रहा है, हमें गर्मी लग रहा है तो हीट उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद जो फैन चलाते हैं हम लोग, फैन में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, स्विच ऑन करके फैन घूमता है, हवा लगता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, वहाँ पे वो घूम रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तभी जाके ना हमें हवा लग रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते कहाँ पे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे, ठीक है। कई तरह के मोटर्स के बारे में पढ़ेंगे, कई तरह के मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग डायनामो के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ओके। तो चलो ये हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब दूसरे ब्रांच को भी डिस्कस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग।
तो जो लोग जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, मतलब किसी का इलेक्ट्रिकल हो सकता है, किसी का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, या फिर कम्बिनेशन भी हो सकता है, तो उन लोगों को जो है सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, बहुत सारे कंसेप्ट आएगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आगे जाके मदद मिलने वाला है दोस्त। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ये इंजीनियरिंग का वो ब्रांच है जो कि मेनली क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर का या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइज करता है। ठीक है, यूटिलाइज, ओके, पहले तो कन्वर्ट कर लेता है इसको एंड उसको फिर यूटिलाइज करता है अपने हिसाब से कि मुझे ये वाला आउटपुट चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग कोई काम करते हैं ना तो हमें आउटपुट तो चाहिए होता है ना, इसका फल क्या मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर क्या करता है, पावर को कुछ इस तरह से मॉडिफाई कर लेता है, वेरियस कंपोनेंट्स की मदद से कुछ इस तरह से बना लेता है ताकि आउटपुट अपने हिसाब से हमें मिल पाए। मतलब ये लोग सर्किट डिजाइन करते हैं। सर्किट क्या होता है, अब सर्किट का मतलब क्या, सर्किट का मतलब वो मुन्ना भाई वाला सर्किट नहीं है भाई। सर्किट क्या होता है, आप लोगों ने चार्जर तो देखा होगा, मोबाइल का चार्जर, टूटा फूटा चार्जर अगर होगा आपके पास तो उसके अंदर क्या रहता है, उसके अंदर एक छोटा सा बोर्ड रहता है। बोर्ड में बहुत सारे रंग बिरंगी कंपोनेंट्स रहते हैं, रंग बिरंगी चीज़ें। फिलहाल अभी उसको हम लोग रंग बिरंगी ही कहेंगे, हर एक का नाम होता है, हर एक अलग अलग कंपोनेंट होता है, सबका अलग अलग फंक्शन होता है, जिसको आगे जाके सीखने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे इस सब्जेक्ट में सीखेंगे एंड बाकी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स आगे जाके सीखने वाले हैं। ओके, तो फिलहाल उसको रंग बिरंगी हम लोग कंपोनेंट्स मान लेते हैं। ठीक है, रंग बिरंगी उपादान मान लेते हैं। तो सर्किट के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसे रहते हैं अलग अलग कलर के, एंड उसको अलग अलग तरीके से कनेक्शन करके हमें चार्जर का आउटपुट मिलता है। ठीक है, आप देखोगे जिस सॉकेट में हम लोग चार्जर को घुसाते हैं उसमें अगर हम लोग उंगली घुसाएंगे भाई तो शॉक लगेगा। ठीक है, लेकिन चार्जर के जो तार निकलता है आउटपुट, जो कि हम लोग मोबाइल पे लगाते हैं, उसमें तो शॉक नहीं लगता। तो हम लोगों ने अपने हिसाब से सब कुछ ठीक करके जो है डिज़ाइन करके अपना आउटपुट बना लिया, जो कि मोबाइल भी सह सकता है, हमें भी शॉक ना लगे। ओके, एंड वैसे ही देखो मोबाइल जो है, मोबाइल के अंदर भी एक बोर्ड रहता है, उसमें भी रहता है बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे आईसीस रहता है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर रहता है। ओके, एंड डिस्प्ले भी हमें देखने को मिला है, स्पीकर, माइक्रोफोन, सब कुछ। तो ये किसने डिजाइन किया भाई, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर जो है डिजाइन किया इसको। चलो तो आगे बढ़ते हैं, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उसके बाद और भी बातें करेंगे। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग व्हिच, द ब्रांच ऑफ engineering which deals with designing amplifying, ठीक है, which designing, amplifying, switching of electrical energy with, या फिर यूजिंग लिखो अच्छा रहेगा। ठीक है, यूजिंग वेरियस तरह तरह की इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल क्यों होगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या फिर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बस
दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या करता है भाई, जो हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी है जिसने इलेक्ट्रिक इंजीनियर ने हमें प्रोवाइड किया, डिस्ट्रीब्यूट करके हमारे घर तक पहुंचा दिया, तो उसको हम लोग करते हैं डिज़ाइनिंग। ठीक है, उसी से रिलेटेड डिज़ाइनिंग हम लोग करते हैं एंड हम लोग पावर को जो है एम्पलीफाई करते हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को जो है हम लोग एम्पलीफाई करते हैं, स्विच कर देते हैं। ठीक है, अलग अलग रास्ते में हम लोग उसको स्विच कर देते हैं यूजिंग वेरियस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, बहुत सारे तरह तरह के कंपोनेंट्स को यूज़ करके। ठीक है ना, तो उस ब्रांच को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अब यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग एक कंक्लूजन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो पहले क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेशन करता है। ठीक है, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, ज़रूरत पर तो स्टोरेज करता है, फिर कन्वर्सन कर देता है। ओके, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग उसी पावर को अलग अलग आउटपुट के लिए यूज़ करता है, सर्किट डिज़ाइन करता है, एम्पलीफाई कर देता है पावर को। एम्पलीफाई का मतलब पता है कि सिग्नल जो है छोटा सिग्नल है उसको बड़ा सिग्नल में कन्वर्ट कर देना। आप लोगों ने डीजे बॉक्स तो देखा ही होगा, फंक्शन में बहुत लाउड बजाया जाता है डीजे बॉक्स। ओके, तो डीजे बॉक्स में स्पीकर के साथ साथ एक मशीन भी आता है जिसको हम लोग एम्पलीफायर कहते हैं। आप लोगों ने कहते सुना होगा कि 2000 का मशीन है, ये 4000 का मशीन है, मतलब 4000 वाट का मशीन है। वो उतना पावर एम्पलीफाई करा सकता है, उतना पावर वो स्पीकर को दे सकता है। ठीक है ना, 4000 वाट। ठीक है, तो वहाँ पे जो एम्पलीफाई मशीन होता है उसको कभी भी मौका मिले तो खोल के देखिए या फिर झाँक के देखिएगा। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स रहते हैं, बहुत सारे सर्किट के कंपोनेंट्स रहते हैं। ओके, उसमें क्या किया जाता है, छोटा सिग्नल को बड़े सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। डीजे में हम लोग क्या करते हैं कि डीजे जो बॉक्स है उसमें गाना बजाने के लिए हम लोग मोबाइल के साथ लीड को कनेक्ट कर देते हैं। मोबाइल में जो स्पीकर का जो आउटपुट है वो बहुत ही लो आउटपुट होता है, उसको फिर लार्ज आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है वो एम्पलीफायर मशीन। तो वही है एम्पलीफाइंग का प्रोसेस। ठीक है ना, चलो, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस ब्रांचेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन दिस टू ब्रांचेस। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल्स में ले जा रहा हूँ, बातें ज़्यादा कर रहा हूँ, बिकॉज देखो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको डर लगता है तो सबसे पहला काम ये है कि उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। ठीक है, एंड डायरेक्ट अगर मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाने लगूँ तो वही का वही हो गया है ना। तो इसीलिए ज़्यादातर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की मदद से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के अंदर जो है थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हो। ठीक है, सब्जेक्ट के लिए, खास करके जिन लोगों को डर लगता है उन लोगों के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ। धीरे धीरे जब क्लासेस बढ़ता रहेगा ना तब हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे। ठीक है, इतना ज़्यादा बातें भी नहीं होगा, फिजूल की बातें भी नहीं होगा, बिल्कुल हम लोग क्या टॉपिक पे बात करेंगे। ओके, एंड टॉपिक को समझेंगे बहुत तरह के एग्जाम्पल के सहारे। चलो, तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न द डिफरेंस between electrical and electronics engineering। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो एक तरफ तो इलेक्ट्रिकल लिखो भाई, एक तरफ लिखो इलेक्ट्रिकल ENGG। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग। दूसरी तरफ बॉर्डर देके लिख रहा हूं मैं इलेक्ट्रॉनिक्स। आप भी फटाफट से लिखते रहिए। चलो, तो पहला जो डिफरेंस है वो तो हम लोग डेफिनेशन को ही लिख सकते हैं। फिलहाल डेफिनेशन तो हम लोग देख लिया। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि डिफरेंस में डेफिनेशन को भी आप लिखें तो ज़रूर लिख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डेफिनेशन।
ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन मैं यहाँ पे फिलहाल जो है नहीं लिख रहा हूँ। सो यहाँ पे पहला हम लोग लिखेंगे इन इलेक्ट्रिकल सर्किट the flow of energy is due to free electrons, ठीक है। एंड यहाँ पे पहला जो होगा वो क्या होगा भाई, चलो पहले तो लिख लेता हूँ फिर उसके बाद समझाऊंगा। इन electronic circuit, the flow of energy is due to movement of electrons and electron holes, ठीक है। तो देखो अब इलेक्ट्रिकल सर्किट में एनर्जी जो फ्लो होता है, कोई भी तार ले लो जिसमें करंट हम लोग फ्लो कराते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो कराते हैं, तो एनर्जी फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। आप लोग जानते हैं मेटल्स के एटम में जो है लूज इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिसको हम लोग इजीली हटा सकते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े है ना आप लोगों ने केमिस्ट्री में, तो मेटल के स्ट्रक्चर में, कोई भी धातु का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ लूज इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिसको हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। उसको थोड़ा सा फोर्स देंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स देंगे तो वो मूव हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस कॉलम में हम लोग क्या लिखे हैं, इन इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो एनर्जी फ्लो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे घर में कुछ इस तरह का सॉकेट रहता है ना, चलो ये जो होता है ये बड़ा वाला होता है, बस ऐसे होता है। एंड मान लो कि यहाँ पे हम लोगों ने बल्ब लिए हैं ऐसे, ठीक है। बल्ब में 2 तार रहता है, बीच में क्या रहता है, इधर फिलामेंट रहता है ऐसे। तो एक तार यहाँ पे घुसाएंगे ऐसे, दूसरा तार ऐसे यहाँ पे घुसाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये जो तार हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट किए हैं, इस तार के थ्रू एनर्जी जो है ट्रैवल करेगा, एनर्जी जो है चलेगा। अब एनर्जी चलेगा किस लिए, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को इधर उधर जो है ले जाएगा, इसी इलेक्ट्रॉन की वजह से एनर्जी जो है फ्लो होगा। एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होल्स दोनों की वजह से क्या होता है, दोनों की वजह से हमारा एनर्जी जो है फ्लो होता है। अब आप लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन तो पता है हमें, लेकिन इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होता है, व्हाट आर द इलेक्ट्रॉन होल्स। तो इलेक्ट्रॉन होल को जस्ट मैं ऐसे नॉर्मली समझा देता हूँ, इसको हम लोग सेमीकंडक्टर में अच्छी तरह से समझेंगे। तो फिलहाल ये जान लो कि मान लो दिस इज एन एटम, दिस इज ए न्यूक्लियस, ओके। ये होता है एटम के ऑर्बिट्स, तो यहाँ पे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ओके, इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अब देखो ये नॉर्मल एक एटम है, नॉर्मल कोई एक नॉर्मल स्टेट में एटम है, इसमें प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों अभी समान है, तो इसका चार्ज होगा 0, क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों अगर इक्वल हो जाए क्या होगा, वो 0 हो जाता है। प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे दोनों समान है। तो यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए भाई, तो एक जगह यहाँ पे खाली हो जाता है, ठीक है। ये तो इलेक्ट्रॉन चला गया इधर, यहाँ पे जगह खाली हो गया, तो इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल्स। मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है फिट हो सकता है, ठीक है, एंड ये होगा इलेक्ट्रॉन। तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रॉन होल होता है। अब इसको हम लोग डिटेल्स के साथ समझेंगे सेमीकंडक्टर में। फिलहाल ये टॉपिक अभी के लिए कोई काम का है नहीं, ठीक है। आप लोग सिर्फ याद रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होल्स की वजह से एनर्जी जो है फ्लो होता है। इलेक्ट्रॉन होल्स जो है पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करता है, वहीं पे इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव एनर्जी को कैरी करके ले जाता है। चलो 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 फिर स्टार्ट करते हैं, दूसरा पॉइंट लिखना स्टार्ट कर दो। अब दूसरा पॉइंट पे हम लोग लिखेंगे क्या भाई,
दूसरे पॉइंट पे क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट वर्क्स ऑन AC एंड DC। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, डिवाइस है, वो इधर AC में चलेगा या फिर DC में चलेगा। ठीक है, लेकिन भाई जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो सिर्फ और सिर्फ DC में चलता है, AC में नहीं चलेगा। तो दूसरा ये बात है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वर्क्स ओनली ऑन DC। ठीक है, सिर्फ DC में चलता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे जहाँ पे भी सर्किट का बात आता है ना, वहाँ पे पहले एक ट्रांसफार्मर की मदद से या फिर कोई कन्वर्टर रेक्टिफायर सर्किट की मदद से AC को DC में कन्वर्ट कर लिया जाता है, फिर जाके सर्किट में पावर दिया जाता है, DC पावर दिया जाता है। वो भी कितना, 12 वोल्ट से कम भी हो सकता है, मतलब 0 से 24 वोल्ट तक, इतना रेंज में काम करता है सर्किट। ठीक है, लेकिन ये बहुत बहुत हाई रेंज पे भी काम कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे बता देता हूँ, द रेंज ऑफ वोल्टेज, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो सकता है यहाँ पे, वोल्ट टू किलो वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे जो वोल्टेज का रेंज है वो वोल्ट से लेके किलो वोल्ट तक हो सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पे द रेंज ऑफ वोल्टेज यहाँ पे कितना होगा, बोलो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे मिली वोल्ट टू वोल्ट होगा, ओनली मिली वोल्ट टू वोल्ट। मेनली अपर मैक्स क्या है, मैक्सिमम क्या है, 24 वोल्ट के अंदर ही ये काम करता है। ठीक है, ओके, मैक्सिमम केसेस में देखा गया है। फिर चौथा क्या है, ठीक है, फिर चौथा क्या है, यहाँ पे जो कंडक्टर के रूप में यूज़ किया जाता है वो क्या है, मेनली कॉपर एंड एल्युमिनियम, ये दोनों मेटल जो है ज़्यादातर तार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मेनली कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर यूज्ड फॉर कंडक्टर। ठीक है, एंड वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, मेनली हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस को सेमीकंडक्टर मटेरियल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ओके, मेनली सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो दे आर द डिफरेंस। तो हम लोग टोटल 5 डिफरेंस जानते हैं। ठीक है, और भी हम लोग डिफरेंस लिख सकते थे, लेकिन दिस 4 आर एनफ। एंड क्योंकि हमारे पास डेफिनेशंस भी है। ठीक है, अगर आप डेफिनेशन कुछ भी याद, ये सभी चीज़ें याद नहीं रहता तो डेफिनेशन तो एक बन जाएगा ना। डेफिनेशन तो हम लोग याद करेंगे, डेफिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे एक डिफरेंस हो गया। फिर इनमें से कोई अगर याद रहता है 2-3 तो उसको भी लिख देंगे। तो चलो फटाफट से इसको हम लोग लिख लिए हैं। एंड अभी हम लोग बात करेंगे जो एनर्जी होता है वो फ्लो कैसे होता है। ठीक है, एनर्जी जो है वो फ्लो कैसे होता है, हाउ द एनर्जी फ्लोस, थोड़ा सा उसको बात कर लेते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मदद से हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, तो हम लोगों ने जब केमिस्ट्री में फर्स्ट सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़े हैं तो वहाँ पे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने देखा था। ठीक है, एटॉम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, बस उसी चीज़ को यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग रिमेंबर करके
कंसेप्ट को समझेंगे, एनर्जी फ्लो कैसे होता है। चलो, तो बात ये है हाउ द एनर्जी फ्लो, ठीक है, हाउ द एनर्जी, ओके, ये फ्लोस होगा। एनर्जी फ्लो कैसे होता है? तो देखो, हम लोग जब क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जब पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो एटॉमिक नंबर से हम लोग उसका स्ट्रक्चर जो है बना पाते थे, ठीक है। हम लोग जो है एटॉमिक किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक, उसकी मदद से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाते थे। तो लेट सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है भाई? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। पहला जो ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है माइनस, दूसरे में रह सकता है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड इसमें भी 8 रह सकता है, तो अभी हम लोग मान लेंगे कि दिस इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इज हेयर। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 और 8 10 11, ये 11 हो गया। 11 किसका होता है भाई? Na का 11 होता है, ठीक है। सोडियम इज ऑल्सो ए मेटल, ठीक है। सोडियम क्या है? मेटल है। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो सबसे लेफ्ट में जो कॉलम है वो मेटल का है, तो वहाँ पे सोडियम आता है। तो सोडियम के बाहरी कक्षा में क्या है भाई? 1 इलेक्ट्रॉन है। जब ये किसी के साथ कंबाइन करेगा, ठीक है, केमिकल कम्बिनेशन में जाएगा, केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा, तो इसके बाहरी कक्षा में ये रखना चाहेगा 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल, ठीक है। ये अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए उसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 7 इलेक्ट्रॉन को लाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च होगा यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स को लाना। उससे बेहतर है ये 1 ही तो इलेक्ट्रॉन है भाई, इसको छोड़ दो, इसको जाने दो, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस इसको ईजिली जाने देता है कि तुमसे हमें कोई मतलब नहीं, तुम रहो ना रहो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ उतना स्ट्रॉन्ग जो है कनेक्शन नहीं है हमारा, तो तुम ईजिली जा सकते हो, आ सकते हो, ओके। तो ये सोडियम क्या करेगा, या फिर कोई भी मेटल ले लो, मेटल जो है अपने बाहरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको ईजिली छोड़ देता है, एंड इसको हम लोग कहते हैं क्या इसको हम लोग कहते हैं दिस इज ईजिली रिमूवेबल। मतलब इसको ईजिली हम लोग रिमूवेबल, ठीक है, इसको हम लोग ईजिली रिमूव कर सकते हैं। दिस आर नोन एज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ओके। अब मान लो कि कोई एक मेटल का तार ले लिया, हम लोगों ने मेटल का तार ले लिया, ये मान लो कि सोडियम का ही तार है, एल्यूमिनियम का तार हो सकता है, कॉपर का तार हो सकता है। तो कॉपर के केस में भी बाहर जो होता है लूज इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। कॉपर का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे उसके बाहर में भी लूज इलेक्ट्रॉन रहता है, एल्यूमिनियम के बाहर में भी लूज इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसको वो ईजिली छोड़ सकता है। तो ये हो गया एल्यूमिनियम का तार, एंड हर एक एटम के बाहर क्या है? लूज इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इस एल्यूमिनियम के वायर में, तार में एटम्स कितने हैं? कितने एटम्स है बोलो? कितने एटम्स है? अनकाउंटेबल, इन्फिनिटेड नंबर ऑफ एटम्स आर देयर, ठीक है। क्योंकि हर एक पदार्थ जो है, हर एक सब्सटेंस जो है बहुत सारे एटम से बनता है, तो ये तार भी बहुत सारे एटम से बनेगा, एंड बहुत सारे एटम के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि इजीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है मौजूद है, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है ये मौजूद है यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है, ओके। क्योंकि बहुत सारे एटम है ना, बहुत सारे एटम, सभी एटम के पास 1 2 3 ऐसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो इसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारा हो गया ऐसे। अब यहाँ से अगर हम लोग माइनस चार्ज देंगे, इधर माइनस चार्ज देंगे, तो ये माइनस चार्ज क्या करेगा भाई? सभी माइनस चार्ज को इधर धकेलेगा कि नहीं? बोलो, हम लोग इधर से माइनस दे रहे हैं तो ये धकेलेगा कि नहीं? तो ये सभी माइनस चार्ज को धक्का देके इधर ले जाएगा, एंड सभी इलेक्ट्रॉन के पास
थोड़ा बहुत चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है भाई? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। इतना जो है चार्ज रहता है, या फिर हम लोग इसको कहते हैं 1 यूनिट चार्ज। ठीक है, यूनिट चार्ज। तो हर एक इलेक्ट्रॉन के पास इतना चार्ज है, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ जा रहा है तो कितना चार्ज जाएगा? ओके, एंड चार्ज का मतलब ही है एनर्जी। अब ये सारे इलेक्ट्रॉन जब इधर जाएगा तो वो एनर्जी को भी लेता चलेगा, लेके जाएगा, एंड इसी तरह से एनर्जी का फ्लो होता है जब हम लोग सर्किट को क्लोज करते हैं, पावर सप्लाई देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही घटना जो है हर एक कंडक्टर में होता है। ओके, सो वी कैन राइट, सो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? द एनर्जी इज being transferred, the energy is being transferred due to the movement of free electrons, due to the movement of free electrons, बस। okay, and each electron carry charge। ओके, each electron carry charge। चलो n नहीं लिखना है, बस यहाँ पे लिख लो एक each electron carry charge। ओके, कितना चार्ज? हाउ मैनी चार्ज? हाउ मच? इतना। ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज को कैरी करता है। तो इसी तरह से जो है हमारा क्या, इसी तरह से हमारा जो एनर्जी है वो फ्लो होता है। ओके दोस्तों, चलो, तो आज बातों बातों में टाइम जो है थोड़ा सा ज़्यादा चला गया, लेकिन जो भी सीखे हम लोग आज, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, हमें जानना ज़रूरी था। ठीक है, ताकि हम लोग सब्जेक्ट में जो है घुस सके अच्छी तरह से, सब्जेक्ट को अच्छी तरह से पहचान सके। ठीक है, विदाउट नोइंग एनीथिंग हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो हमें चीज़ों को पहले जानना पड़ेगा कि कौन सा सब्जेक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आई होप क्लास जो है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो बिल्कुल आपका जो व्यू है डेफिनेटली आप लोग बताइएगा ज़रूर, एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे टर्म्स के बारे में सीखने वाले हैं, बेसिक टर्म्स। फिलहाल एक ही वीडियो में आप लोग जज बिल्कुल मत करिए, आपको कुछ वीडियोस देखना है, एटलीस्ट 4 से 5 वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग जज कर सकते हैं कि हाँ पढ़ाई कैसा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में आप लोग जज नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ डिसाइड नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा बहुत मेहनत तो करना है, थोड़ा बहुत टाइम देना है, उसके बाद आप लोग सही डिसाइड कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, एंड मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।